हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइन एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी के केमिस्ट्री में यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे 11 पार्ट देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि आपने अगर पार्ट्स नहीं देखे तो उसको जाके ज़रूर देखें और भाई इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग बातचीत पहुँच सकें। इसका PDF मिल जाता है आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को। तो थ्योरी के क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को भी देखा जाएगा, लेकिन पहले जो कोशिश की जा रही है कि थ्योरी के क्वेश्चंस को क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए एक बार। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका करिए जवाब कि भाई क्या है राइट आंसर। वह तत्व जिसमें श्रृंखला बनाने की सर्वाधिक चेष्टा होती है, द एलिमेंट इन विच द मोस्ट एफर्ट इन मेड टू फॉर्म अ चेन। इसका कहने का तात्पर्य भाई क्या है, पहले उसको समझ लीजिएगा तब आंसर दीजिएगा। यहाँ पे कह सकते हैं भाई चिपकने की जो है, ठीक है, पास आने की जो इच्छा रहती है सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, हैं? तो इस समय तो कुछ ज़्यादा ही रहती है सबके अंदर। तो वहीं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि भाई जो पास आने की इच्छा होती है सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है। तो पास आने की जो सबसे ज़्यादा इच्छा होती है, यानी जो श्रृंखला बनाने की, मतलब एक दूसरे को जोड़ने की, एक दूसरे से जुड़े रहने की, वो होती है खासियत किसकी, कार्बन की। नेक्स्ट है, निम्न में से भाप आसवन विधि का प्रयोग करके किसकी शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग जो है शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, किसके शुद्धिकरण के लिए। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई किसके यहाँ पे शुद्धिकरण के लिए किया जाएगा, किसका, आसवन विधि का। तो किसके यूज के लिए किया जाता है, आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का या सेकेंड का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो सेकेंड के अगर राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा आपका। इसके जो है शुद्धिकरण के लिए यानी प्यूरिफिकेशन के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं, भाप आसवन विधि। कार्बन यौगिक, यहाँ पे जो कार्बनिक यौगिक है आपका CH3OH का IPAC नाम क्या है, व्हाट द IPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3OH। तो इसके यहाँ पे ऑर्गेनिक नेम की बात की जा रही है। तो अगर बात की जाए CH3OH के जो है IUPAC नाम की यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए एल्कोहल का जो है समान सूत्र के तौर पर आता है, जिसमें जो है CnH2n। एल्कोहल का जो समान सूत्र आता है उसमें क्या रहता है, CnH2n प्लस का 1 और OH, ये होता है एल्कोहल का सामान्य सूत्र। अब यहाँ पे उसने क्या रखा, एक रखा, C हो गया, H2 और यहाँ पे भी एक, तो 2 A प्लस और OH यानी CH और यहाँ पे 3OH। CH3OH आपका किसका हो जाएगा, मेथेनॉल का हो जाएगा, मतलब एक कार्बन रखा गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। मेथेन प्रोबेट उससे ले रहे हैं। इथिलीन का IUPAC नाम है, द IUPAC नेम ऑफ इथिलीन। तो एथिलीन के IUPAC नेम की अगर बात करें तो क्या होता है, एथीन होता है। क्या होता है, एथीन होता है। अगर यहाँ पे बात करें एथाइन की, एथाइन जो आपका है तो किसका होता है, वो एसिटिलीन का होता है। किसका होता है, एसिटिलीन का। एसिटिलीन का जो यहाँ पे IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, एथाइन होता है। ओके, नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है, द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। क्लोरोफॉर्म का भाई IUPAC नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो IUPAC नेम क्या है क्लोरोफॉर्म का। तो यहाँ पे अगर बात की जाए क्लोरोफॉर्म की, यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। ट्राइक्लोरोमीथेन जो है किसका, क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे अगर बात करें ट्राइक्लोरो इथेनॉल जो आपका दे रहा है, एक किसका, तो एक क्लोरेल का होता है, क्लोरेल का होता है। नेक्स्ट देखिए, फिनॉल का IUPAC नाम है, द IUPAC नेम ऑफ फिनॉल इज। तो फिनॉल के IUPAC नेम की बात कर रहा है कि भाई IUPAC नेम क्या होता है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक जो होता है उसका फिनॉल का IUPAC नेम होता है। तो ये सब एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, इनको जो आपको याद रखना है। एल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है, विच इज द रिएक्टिव रेडिकल फाउंड इन एल्कोहल।
तो भाई जो अवक्रियाशील मतलब जो अल्कोहल में होता है कि जो अवक्रिया को जो है बढ़ाता है, मतलब उत्प्रेरित करता है या इच्छा जाहिर करता है कि भैया अवक्रिया करो, दूसरे से जुड़ो, तो कौन है इसमें जो अल्कोहल में जो है अवक्रिया मूलक कौन होता है? OH होता है। OH यहाँ पे जो है रेडिकल फाउंड होता है, किसमें? अल्कोहल में होता है। अगर यहाँ पे बात करें एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में कौन होता है? एल्डिहाइड में आपका CHO हो जाएगा। एल्डिहाइड की अगर बात करें तो उसमें क्या रहेगा? CHO हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो अवक्रिया मूलक होता है कौन होता है? CHO होता है। नेक्स्ट है कीटोन में पाया जाने वाला अवक्रियाशील मूलक कौन सा है? विच इज द रिएक्टिव रेडिकल फाउंड इन कीटोन्स। तो यहाँ पे आपने पहले वाले को देखा कि एल्डिहाइड का है, दूसरे वाले को देखा तो अल्कोहल का है, तीसरा वाला आपका किसके लिए हो जाएगा? कीटोन के लिए हो जाएगा। चौथे वाले की अगर बात करेंगे तो किसका हो जाएगा? देखिए आपका यहाँ पे ये वाला एल्डिहाइड का है, ये वाला अल्कोहल का है, तीसरा वाला जो आपका किसका है? ये आपका कीटोन का है। राइट आंसर यहाँ पे C। उसके बाद इसकी अगर बात करें तो एक किसका है? तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। किसका होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है यहाँ पे क्या होता है? अपक्रिया मूलक क्या होता है? COOH होता है। अपक्रिया मूलक जो है कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे जो है इसका जो है मूलक क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। कार्बनिक यौगिकों को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? What is the group that gives chemical properties to an organic compound called? तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा, उन्हें क्रियाशील समूह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप उनको कहा जाएगा। नेक्स्ट है सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र में कितना का अंतर दिखाता है? हाउ मच डिफरेंस डज एनी मेंबर ऑफ द होमोजियस सीरीज शो इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द नेक्स्ट एंड प्रीवियस मेंबर? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, देखिए पिछले सदस्य और जो नेक्स्ट होता है उसके बीच में जो डिफरेंस वहाँ पे दिखाने का कोशिश करता है, कौन करता है? तो CH2 करता है। कौन करता है? CH2 करता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप उठा लो भाई अल्कोहल का सामान्य सूत्र, अल्कोहल का जो है जो सामान्य यानी जनरल जो फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र, वो क्या होता है आपका? यहाँ पे CnH2n प्लस का 1 और यहाँ पे OH आपका लगा होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि देखिए CH2 यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि किसी भी अणुसूत्र में जो अंतर दिखाने की कोशिश करता है, तो कौन दिखा रहा है? CH2 दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए उसको, अब यहाँ पे हमने n के बराबर 1 रखा पहले, उसके बाद आप अगर यहाँ पे 2CH2 जैसे ही आप डायरेक्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे 1 था तो अगर आपने इसको जो है इसके हिसाब से बढ़ाया, एक मतलब और कार्बन बढ़ाया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जैसे ही आपने क्या किया कि 2 जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ाया था आपके पास, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन जब बढ़ेंगे तो पहले तो इस प्रकार से जब बनता है तो कितना बनता है? 3 बनता है ना? 3 बनता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपका 2 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा, यानी C2H5OH हो जाएगा। जो पहला बेसिक वाला बनता है वो कितना बनता है? CH3OH बनता है ना? तो यहाँ पे 3 आपका बन कर आता है। तो जब उसमें आप 2 बढ़ाते हैं क्या? CH2 इसमें जब जोड़ते हैं तो आपको क्या होता है? ये देखिए आपका 3 2 5 होगा और ये आपका 2 हो गया, तो C2H5OH होगा। जब इसमें से फिर से आप CH2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये C देखिए यहाँ पे C3 हो जाएगा और H आपका क्या हो जाएगा? H7 हो जाएगा और OH हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आगे आप ऐसे जोड़ेंगे तो C4 हो जाएगा, H आपका वहाँ पे 9 हो जाएगा, OH हो जाएगा, ऐसे वो बढ़ता चला जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या है भाई? तो यहाँ पे भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? तो भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनका सामान्य फार्मूला क्या होता है? जो नॉर्मल फार्मूला होता है क्या होता है? तो यहाँ पे अगर नॉर्मल फार्मूले की बात की जाए तो क्या बन जाएगा? तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका जो यहाँ पे नॉर्मल फार्मूला तो क्या होता है? CnH2n प्लस 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका नॉर्मल फार्मूला हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बी वाले के देखें तो किसका आपका बन रहा है? एल्कीन का बन रहा है। दूसरे वाले पे अगर आप आएंगे तो ये किसका बन रहा है? अच्छा, ये आपका एल्काइन का भाई, एल्काइन यहाँ पे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपका एन केवल है तो ये आपका किसका हो जाएगा? एल्कीन का हो जाएगा। और ये आपका किसके लिए? एल्काइल का हो जाएगा।
और यही आपका किसका होता है, एल्केन का भी होता है। जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का था वही किसका, एल्केन का भी होता है। नेक्स्ट देखिए, मिथाइल एल्कोहल का समजात कौन सा है, व्हाट इज द होमोलॉग ऑफ मिथाइल एल्कोहल, मतलब उसके घर के जैसा है, उसके ही जैसा है, कौन है। तो मिथाइल एल्कोहल के समजात कौन है, उसी के इक्वल जैसे कैसा है, होमोलॉग का मतलब उसी के घर से रिलेट करता है, मतलब उसी के खानदान से जुड़ा हुआ है। तो कौन यहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा है एथाइल एल्कोहल। कौन दिख रहा है, एथाइल एल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो भाई यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब कीजिए, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 के अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या होगा, संश्लेषित जो किया गया था सबसे पहले प्रयोगशाला में वो क्या था, यूरिया था। कब किया गया था, तो 1828 में। किसके द्वारा, तो ओलर के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, विच इज द मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन नेचर। तो कौन सा यहाँ पे है भाई जो सबसे अधिक पाया जाता है प्रकृति में, तो कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा है, सेलुलोज है। कौन सा है, सेलुलोज है, ध्यान रखिएगा सेलुलोज है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है, विच एलिमेंट इज कॉमनली फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के अलावा भी कोई ऐसा है जो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें पाया जाता है। तो कौन है हाइड्रोजन के अलावा, तो हाइड्रोजन के अलावा किसकी उपस्थिति और देखने को मिलती है, तो हाइड्रोजन और कार्बन ही जो होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन यौगिक हम कहते हैं। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अवघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाएगा, मतलब धीरे धीरे जो है उनके अवघटित होने का या मतलब वो टूटने का जो है इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। देखते हैं शराब वगैरह बनाने के लिए जो है हम सड़ाते हैं, ठीक है। तो वही है जैसे कि जौ को सड़ाया जाता है, आपका जो है गन्ने के रस को सड़ा, मतलब काफ़ी चीज़ों को सड़ाया जाता है जिससे जो है शराब को बनाया जाता है, ग्रेप्स वगैरह भी। आगे देखिए, कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों को ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोकार्बन्स विद लो वोल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू सिंपल हाइड्रोकार्बन्स विद द लो बॉइलिंग पॉइंट्स कॉल्ड। कह रहा है भाई कम वाष्पशील जो उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च कार्बन होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम क्या करें कि कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की कोशिश करें तो उसको क्या कहते हैं, मतलब उसको हम जो बदलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, भंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं, क्रैक कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथिलीन फ्रॉम एथिलीन। तो एथिलीन से पॉलीइथिलीन बन रही है, तो ये किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगी, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, यानी बहुलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में तत्वों से बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी फाउंड फ्रॉम द एलिमेंट इन द लेबोरेटरी। मतलब भाई प्रयोगशाला में जो है तत्वों से बनने वाला, अभी तक आपने देखा कि सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा जो है यौगिक बनाया गया था, तो दूसरी चीज़ थी। तो वहाँ पे जो है अब यहाँ पे कह रहा है कि तत्वों से बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था, कार्बनिक कंपाउंड की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कौन सा था। तो यहाँ पे अगर कार्बनिक कंपाउंड में बात की जाएगी तो राइट आंसर की तो क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी एलिफैटिक यौगिकों को जन्मदाता किसे माना जाता है, हु इज द कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ ऑल एलिफैटिक कंपाउंड्स।
तो जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो जन्मदाता कहा जाता है यानी फादर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मीथेन को। किसको कहा जाता है? मीथेन को, सभी एलिफेटिक यौगिक के लिए। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन एल्यूमिनियम कार्बाइड। मतलब एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की जो प्रतिक्रिया होती है उसके बाद कौन सी गैस निकलती है, तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जो जल की प्रतिक्रिया होती है उसके द्वारा कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके कौन सी गैस प्राप्त की जाती है? विच गैस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम एसीटेट विद सोडा लाइम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सोडियम एसीटेट को किसके साथ हम गर्म कर रहे हैं? सोडा लाइम के साथ। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कौन सी गैस हमें प्राप्त होगी? वो गैस का नाम क्या रहेगा? मीथेन रहेगा। जो हमें यहाँ पे गैस मिलेगी रिजल्ट के तौर पर कौन मिलेगी? मीथेन मिलेगी। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अभी आपने पीछे देखा एल्युमिनियम, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड की बात यहाँ पे की जा रही है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन द कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड छड़ की यहाँ पे बात की जा रही है, उसके ऊपर जो है किसकी प्रतिक्रिया कराई जा रही है? जल की कराई जा रही है। तो इसका जो रिजल्ट देखने में मिलता है क्या आता है वहाँ पे? उसमें हमें एसिटिलीन प्राप्त होता है। जब हम क्या लेते हैं? कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं। एल्युमिनियम जब ले रहे थे एल्युमिनियम कार्बाइड तो वहाँ पे हमें मीथेन मिल रहा था, लेकिन हम कैल्शियम कार्बाइड लेंगे तो एसिटिलीन मिलेगा। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? विच रिफ्रिजरेंट इज कॉमनली यूज्ड इन होम फ्रिज। तो यहाँ पे अगर बात की जाए राइट आंसर की तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो जो फ्रिज वगैरह होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है, अगर ये पूछेगा तो आपका क्या जवाब रहेगा? CFC रहेगा। लेकिन कह रहा है कि उनके अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है, प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? क्या होता है उसका नाम? फ्री ऑन होता है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है कि एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वह है द प्लास्टिक दैट स्टार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन इज। अभी इस क्वेश्चन को जस्ट आपने पीछे देखा है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आप अभी तक टिक कर चुके होंगे और दिमाग में आपके आ गया होगा और याद भी हो गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? एथिलीन के जो बहुलीकरण के फलस्वरूप प्लास्टिक बनता है वो क्या होता है? तो क्या होता है? पॉलीएथिलीन होता है। क्या होता है? पॉलीएथिलीन होता है, यानी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही तो उसका पार्ट 11 भी आज आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाना विद आशीष सर। थैंक यू।